नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अतीक अशरफ की हत्या और यूपी में हुए एनकाउंटर्स को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस पूरे मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि हमने ये घटना टीवी पर देखी, दोनों को एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी विस्तृत हलफनामा मांगा है। यूपी सरकार से यह भी पूछा कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पुलिस के कामकाज को लेकर बनाई गई जस्टिस बीएस चौहान की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है। अब 3 हफ्ते बाद इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से सुप्रीम कोर्ट में होगी। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए यूपी सरकार पहले ही एसआईटी बनाने का ऐलान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की भी जांच कराने की मांग इस याचिका में की गई है। और उनकी तरफ से यह कहा गया कि हमने जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं अतरक और अशीफ की हत्या का हुआ है और जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें एक पैनल बनाया है और उस पर वो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा तर्क दिया गया कि स्टेट इटसेल्फ इज अंडर एक्यूजेशन, स्टेट पर खुद ही आरोप है और इस परिस्थिति में स्टेट एजेंसीज कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनसे इस बात पे हलफनामा मांगा गया है कि एक एफिडेविट फाइल करें आप, जो भी घटनाक्रम है 2017 से जो 183 एनकाउंटर्स हैं उन पर, और जो रिसेंटली अतरक अशीफ क्या बोलते हैं अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, उस पर भी एक अपना हलफनामा दायर करें। तो वो हलफनामा दायर करेंगे, एक कॉपी पिटिशनर को भी दी जाएगी। उसके बाद कोर्ट फिर आगे की सुनवाई जारी रखेगी। और आज के इस पूरी सुनवाई पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। आशीष, आज जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों को लेकर यूपी सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया? देखिए, यूपी सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी अपीयर हुए थे। उनका ये कहना था कि यूपी सरकार ने बड़ी तेजी से इसमें काम किया है, कमीशन का गठन किया है, 2 चीफ जस्टिस रिटायर्ड इस कमीशन में लगाए गए हैं, जांच का इंतजार है, रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हत्यारे थे वो 3 दिन से रेकी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि उन्होंने टीवी देखा है जिस तरीके से हत्या हुई है, उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी, गाड़ी से एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया, ये सवाल पूछा गया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि जांच चल रही है, उन्होंने भी टीवी पर इस घटना को देखा है। तो यहाँ पर जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की इस बेंच ने कहा है कि वो इस मामले में आगे सुनवाई करेंगे और यूपी सरकार से 3 चीजें पूछी हैं। पहली चीज के अतीक और अरशद का जो इनकाउंटर है, क्योंकि जो हत्या हुई है उसको लेकर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। अतीक के बेटे असद का जो इनकाउंटर हुआ है उसके समेत सारी जो घटनाएं हैं उनके लेकर विस्तृत हलफनामा दाखिल हो। और तीसरा ये पूछा है कि पुलिस रिफॉर्म को लेकर जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्टिस बीएस चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है उनका एक कमीशन बनाया था जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और पुलिस के कामकाज में बदलाव की सिफारिश की थी, उसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं ये भी पूछा गया है। 3 हफ्ते का टाइम दिया है यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का। निश्चित तौर पर अब जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगा। याचिकाकर्ता मांग कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में सारी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसका दायरा अभी बढ़ा नहीं रहे हैं, वो कमीशन को ही कोई आदेश दे सकते हैं जो यूपी सरकार ने बनाया है। लेकिन फिलहाल ये अब यूपी सरकार को 3 हफ्ते में यहाँ रिपोर्ट दाखिल करके बताना होगा कि उसने क्या कदम उठाए हैं और ये घटना कैसे हुई और चूक हुई तो किसकी चूक थी, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट इसकी बात करेगा। जी शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे भी जा चुके हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी यूपी, साथ ही प्रदीप भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और कौशल कांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का हमारे यहाँ स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। आज जो सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो वही सवाल हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही जब से ये घटना हुई है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि ये जो सवाल हैं क्या इनके जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं देने चाहिए, या फिर वो ये कह रहे हैं कि हम एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आखिर ये जो सारी बातें इनका ये चूक अगर आप कह भी रहे तो ये क्यों हुई? विक्रम जी। जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मैं निवेदन करूंगा जरा आवाज ठीक करा दें।
मैं कोशिश करूंगा इस आवाज़ को बढ़वाने की विक्रम सिंह जी, लेकिन आपसे सवाल यही था, अगर आपको ठीक से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही, अब मेरी आवाज़ आप तक ठीक से आ रही है? अब आवाज़ आ रही, बताएं। सवाल यही था कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 प्रश्न पूछे गए, ये वही प्रश्न हैं या इससे भी ज़्यादा कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार इस घटना के बाद से पूछे जा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार को इनका जवाब तुरंत देना चाहिए, या वो ये कह रही है कि हम ठीक है, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में क्या होता है उससे इन सवालों के जवाब मिलेंगे, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिज्ञासा व्यक्त की है उसका जवाब समय से देना ही चाहिए, और जो जिज्ञासा सुप्रीम कोर्ट ने की है वो न्यायोचित है, और उसके बारे में विकल्प यही हो सकता है कि आप समय मांगने का अधिकार आपका है। जब मैं आप कह रहा हूं तो मैं यूपी गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूं, वो समय मांग सकते हैं, लेकिन ये निर्णय विवेक है सुप्रीम कोर्ट का कि चूंकि इस प्रकरण में अत्यंत संवेदनशील है, सुप्रीम कोर्ट एक समय भी निर्धारित कर सकता है। एसआईटी आ रही, जांच हो रही, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकल्प एक कि आप जो आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब तुरंत दें। दूसरा विकल्प ये सुप्रीम कोर्ट शासन की बात मान सकती है कि समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से एसआईटी अपनी जांच कर रही है, आख्या आने के उपरांत अपना पक्ष प्रस्तुत करे। दोनों ही विकल्प खुले हैं, लेकिन जवाब तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार शासन को देना ही पड़ेगा। हमारे साथ प्रदीप भाटी भी हैं, कौशल कांत मिश्रा भी हैं। कौशल जी, आपके पास आना चाहूँगा। इस जब से घटना हुई है इसके बाद लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार कह रही है कि एसआईटी बना दी गई है, लेकिन मुद्दा केवल इसी का नहीं है, इसके अलावा जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं उसकी भी जांच हो, ये भी याचिका में कहा गया है। तो क्या आपको लगता है नहीं कि यूपी सरकार को इस पर अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर संदेह अभी लोगों के मन में है? अखिलेश जी, देखिए, यूपी सरकार से जो हलफनामा मांगा गया वो हलफनामा दिया जाएगा, और ये तो बेसिकली तमाचा उनके गालों पे है जो लोग ये कहते थे कि संविधान की हत्या हो गई, संविधान खत्म हो गया। अरे भाई, अगर संविधान खत्म हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आता? संविधान खत्म हो गया था तो उत्तर प्रदेश को बुला करके सुनवाई क्यों की गई होती, और क्यों हम हलफनामा दे? तो ये किसी कातिल, किसी हत्यारे, किसी आतंकी, किसी अपराधी के मरने से संविधान खत्म नहीं होता है। हाँ, संविधान तब खत्म होता है जब सिटिंग एमएलए को दौड़ा करके गोलियां मारी जा सकती थी, तब संविधान खत्म हो रहा था। तब संविधान खत्म हो रहा था जब 700 राउंड गोलियां मार करके राय जी की हत्या की गई थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, तब संविधान खत्म हो रहा था। अब बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट में हम क्या हलफनामा देंगे। मुझे लगता है जो आपने इनकाउंटर की बात की और बाकी सारे 182-83 इनकाउंटर जो भी हुए हैं, विक्रम सिंह जी जानते हैं कि अगर कोई भी पुलिस कस्टडी में डेथ होती है या इनकाउंटर होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल, एसओपी है कि उसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन होता ही होता है। तो ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल सेट है और उस प्रोटोकॉल का उत्तर प्रदेश की सरकार फॉलो कर रही है, और जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार अपना एक एफिडेविट देगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी समस्या है, जो सच है, और कोई नई बात नहीं है। अखिलेश जी, ये वही लोग हैं जो लोग बुलडोजर जब चल रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बुलडोजर को रोकने की कोशिश की थी। वो बुलडोजर जो गरीबों के लिए घर बनवा रहा है, वो बुलडोजर जिसमें अपराधियों और आतंकियों के घर के अवैध कब्जे को गिरा करके गरीबों को मकान बनाया दिया जा रहा था, उनको रुकवाने के लिए कुछ लोग गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से चल रहा है। तो यहां पर हमें आपको मिलकर के सोचना पड़ेगा कि वो लोग जो चिल्लाते थे कि संविधान खतरे में है, संविधान मर गया, संविधान की हत्या हो गई है, किसी कातिल, किसी अपराधी के मरने से संविधान नहीं मरता। देश का संविधान बहुत सुदृढ़ और मजबूत है, और उसी की वजह से आज हमारी डेमोक्रेसी चल रही है। ठीक है प्रदीप भाटी जी, जो बातें कही जा रही थी आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी उन्हीं को पूछा गया है, आप इस पर क्या कहते हैं? आपको लगता है कि जो बातें या जो संशय लोगों के मन में था एक तरह से उन्हीं की अभिव्यक्ति हुई है? देखिए अखिलेश जी, ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी तो बहुत सारे पहलुओं की जांच होनी बाकी है, और जो ये जांच स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ये उल्टा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ये एक करारा तमाचा है कि जो न्याय वो नहीं दे पा रहे। आप चाहे एनसीआरबी का डेटा ले लीजिए, एनएचआरसी का उत्तर प्रदेश में जो हाल जो नोटिस आए उससे आप हाल जान लीजिए। यूपी में क्राइम तो नंबर 1 है, और अभी फेक एनकाउंटर्स, देखिए किसी भी अपराधी का एनकाउंटर और वो एक संवैधानिक तरीके से हो, न्याय प्रक्रिया से हो, उसके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन अगर आप एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर्स करेंगे और कस्टोडियल डेथ में
उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। कल ही मैनपुरी में की घटना है कि कस्टोडियल डेथ हो गई। उसमें आप देखिए जितने कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश देश में होते हैं उसके आधे उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आप देखिए बड़ी तादाद में आम आदमियों को माफिया बताकर मारा जा रहा है। अब चाहे वो आकाश का मामला हो, सुमित का हो, पुष्पेंद्र हो, भूरा हो, असलम, गुरमीत और बहुत सारे नाम है। मैं अगर लिस्ट पढ़ना चाहूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आप देखिए इनके माँ बाप आज तक न्याय मांग रहे हैं, न्याय की ठोकर मांग रहे हैं। क्या ये संवैधानिक तरीका है? क्या इस तरह से न्याय चलेगा उत्तर प्रदेश में? और जो ये दबाव बना के उनके परिवारों पे, उनके घर वालों पे उल्टे केस डाले जा रहे हैं। तो सच्चाई तो ये है कि असली माफिया तो मंत्री बने बैठे हैं, पदों पे आसीन है, बड़े बड़े पदों पे आसीन है, और देश का गौरव, देश की बेटियां सड़कों पे न्याय मांग रही है। ये भाजपा का सरकार का संविधान और न्याय प्रक्रिया जो है उसका एक मजाक उसने बना के रखा हुआ है। सरकार किसी तरह से आम जनता की से जुड़े मुद्दों पे उनका ध्यान भटकाने में। कौशल कांत जी जवाब देना चाहते हैं आपको? प्रदीप जी। जी कौशल कांत जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरे मित्र ने कुछ नाम लिए, सिर्फ ये पूछना चाहता हूं क्या उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी गई? क्या उनकी तरफ से कोई पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में हुई? क्या समाजवादी पार्टी ने या किसी भी विपक्षी दल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को पार्टी बनाया? नहीं। समस्या क्या है कि जब विपक्षी लोग अपराधियों का नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इनके ऊपर सवाल आता है। जिन लोग जो लोग, आप बताइए ना, अपराधी का नाम मैं जवाब दे देता हूं कोर्ट पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। जी प्रदीप जी। सारे केसेस में खुद न्यायालय ने इनका संज्ञान लिया है और केस रजिस्टर किया पुलिस वालों पे। आपने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो केस रजिस्टर नहीं करने दिया। ये सारे जो मैंने नाम लिए सब पे न्यायालय ने संज्ञान लेके केस रजिस्टर, किसी में 6 महीने में हुआ है, किसी में 1.5 साल में हुआ है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप न्याय की धज्जियां उड़ रही है उत्तर प्रदेश में और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप देखिए सारे केसेस में जो भी मैंने नाम लिया आप जाके जानकारी कर लीजिए। सारे केसेस में न्यायालय ने संज्ञान लिया, पुलिस ने तो केस रजिस्टर नहीं करे इन पे। विक्रम सिंह जी भी इस पर बोलना चाहते हैं। विक्रम सिंह जी, लेकिन एक आज जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आया है कि जो चौहान कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट भी आई है, इस पर क्या हुआ? उसकी जो सिफारिशें थी उस पर कितना अमल यूपी सरकार ने किया? क्योंकि लगातार जो पुलिस महकमा है उस पर सुधार की बात कही जाती है और इस रिपोर्ट में भी कई सारी सिफारिशें की गई थी। जी, अवकाश प्राप्त जस्टिस चौहान और पूर्व डीजीपी श्री केएल गुप्ता साहब की समिति ने जो पुलिस का पक्ष था उसको क्लीन चिट देते हुए कुछ सुधार की बात की थी और वो सुधार निरंतर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो खैर चलता रहेगा। मैं केवल एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, जिन 187 मुठभेड़ की बात हो रही है, हमारे 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। तो अगर हम ये करें कि सभी मुठभेड़ें फर्जी हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। हर मुठभेड़ के बाद मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, अपराध पंजीकृत होता है और वो जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजर करके जाता है। मानवाधिकार आयोग को आख्या जाती है, जरा सा भी कोई शक व शिबा हो तो एक अपराध पंजीकृत होता है जिसकी विवेचना किसी अन्य थाने से या क्राइम ब्रांच से होती है। तो ये कहते हैं जितनी भी मुठभेड़ें हैं सब फर्जी हैं, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल तो उठते हैं विक्रम सिंह जी, कई सारे ऐसी मुठभेड़ होती है इसमें लगता है कि जो पुलिस का काम है वो ठीक नहीं हुआ है और इसीलिए शायद संदेह उठता है। जब संख्या भी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप देखें कि इतनी ज्यादा एनकाउंटर्स हो रहे हैं और फिर ऐसा कहा जाता है कि शायद लोग जो है वो न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस को इस तरह से हथियार से अपना शिकार करना होता है। अखिलेश जी, आपकी बात में तार्किक बल है। मैं वही निवेदन करूंगा, अगर कोई संदिग्ध है तो एफआईआर का विकल्प तब भी खुला है, आकर के एफआईआर लिखाइए। और इसी उत्तर प्रदेश में हाल में ही पुलिस कर्मियों को मुठभेड़ को लेकर के आजीवन कारावास की भी सजा मिली है। सारे विकल्प खुले हुए हैं और किसी की मंशा नहीं है निर्दोष को मारा जाए, पैसा लेके मारा जाए या फर्जी मुठभेड़ें करें। लेकिन इसकी आड़ में 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए। हर इनकाउंटर जुडिशियल स्क्रूटनी से होकर गुजरता है। तो ये उस पर देख ले कि जो गुणवत्ता फर्क है जो कि कानून की परिधि में रहते हुए धारा 96 से 106 आईपीसी और सेक्शन 46 और 60 सीआरपीसी की परिधि में रहते हुए किए गए हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा केवल यही एक निवेदन और परामर्श। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? प्रदीप जी, 2017 से अभी तक 183 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जो आज याचिका दायर की गई थी उसमें याचिका में जो आज सुनवाई हुई है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इन सबकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं अखिलेश जी, विक्रम सर बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, मैं उनका आदर करता हूं। ये
पुलिस जो भी इसमें पुलिस वालों की मौत हुई, हमारी संवेदना उनके साथ है, लेकिन एनकाउंटर 183 नहीं हुए, 10,000 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 6 साल के अंदर लगभग, और उसमें से सिर्फ फेक एनकाउंटर्स की बात हो रही है जो 183 है। मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये न्याय प्रक्रिया में जुडिशियल इंक्वायरी भी एक प्रोसेस है, लेकिन आप देखिए वहीं ये विडंबना है कि जुडिशियल प्रोसेस में जितने भी केस रजिस्टर हुए उसमें जुडिशियल प्रोसेस में सारे केस में क्लीन चिट दी गई है। तो हम ये कह दें कि जुडिशियल प्रोसेस में अगर क्लीन चिट मिल गई है तो न्याय वो बिल्कुल साफ सुथरा एनकाउंटर था, तो ये बहुत गलत होगा कहना। आप देखिए, और 183 सिर्फ फेक एनकाउंटर्स की बात हो रही है, लगभग एनकाउंटर्स तो आप देखिए लगभग 10,000 हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों के अंदर। देखिए, कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है कौशल कांति जिसको लेकर के योगी सरकार लगातार कह रही है कि काफी अच्छा काम उसने किया है जब से वो सत्ता में आई है, लेकिन ये जो सारे आंकड़े हैं जो प्रदीप भाटी जी गिना रहे हैं, ये सरकार के इन दावों पर एक तरह से सवाल भी उठाते हैं। पहले तो ये जो मेरे मित्र ने 10,000 एनकाउंटर की बात की है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। दैट इज 10,000 मुठभेड़ हुई है जिसमें से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एनकाउंटर हो सकते हैं, तो फैक्चुअली करेक्ट करें। और जहां तक रही आंकड़ों की बात अगर हम करें 2016 की तुलना में 68, ये मैं 2021 से कंपैरिजन बता रहा हूं, 2016 की तुलना में 68% डकैती, 66% लूट, 24% हत्या, 28% बलवा, 51% अपहरण और अंत में बलात्कार में करीब करीब 33% की कमी आई है। ये आंकड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन कर रहे हैं 2016 मतलब जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब से। और इसमें इस पूरे ड्यूरेशन में करीब 42,000 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 4,000 से ज्यादा अस्पताल में पहुंचे हैं और करीब 140 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये फैक्चुअली करेक्ट है और हर इनकाउंटर के बाद जुडिशियल इंक्वायरी होती है, उसका प्रोसेस का पार्ट है। और जहां तक रही ह्यूमन राइट कमीशन का एक नोटिस आना, ये भी उसी प्रोसीजर एसओपी का पार्ट है कि जब भी कोई इनकाउंटर होता तो ह्यूमन राइट कमीशन उस पर एक इंक्वायरी के लिए लेटर भेजता है। केवल इन लेटर के बेसिस पे आप ये कहने लगे कि ये गलत हो रहा है, ये मुझे लगता है ऐसे चैनल पे बैठ करके बोलना उचित नहीं है, क्योंकि हम एक बहुत हेल्दी डिबेट चल रही है और बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि सिर्फ अतीक की अगर मैं बात करूं, अतीक अहमद की करीब 2,000 से ज्यादा करोड़ की 2,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी ली गई है। करीब 700 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर डिमोलिशन करके जो अवैध कब्जे थे उसके ऊपर गरीबों के लिए मकान, आखिर किसके लिए किया जा रहा है? लेकिन सवाल ये था ना कि वो पुलिस हिरासत में था और पुलिस हिरासत में हत्या हुई है, तो सवाल तो पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर उठेंगे ही। बिल्कुल उठेंगे, पर उस कोई आप ये वही देश है अखिलेश जी जहां पर सिक्योरिटी में 2-2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हो जाती है, उसके बाद भी ये संविधान ऐसा ही अडिग खड़ा रहता है, लोकतंत्र जिंदा रहता है और भारत आज 10वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बन जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल तो जो पूछे गए हैं उनका जवाब तो देने होंगे कौशल कांत जी, क्योंकि एम्बुलेंस सीधे अंदर क्यों नहीं गई, रात के समय अस्पताल में लेकर क्यों गए, 20 गोलियां उन्होंने चलाई, पुलिस ने कोई गोली क्यों नहीं चलाई? प्रदीप भाटी जी, जाते जाते आपकी टिप्पणी। देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो मैं मुठभेड़ फेक एनकाउंटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मुठभेड़ जो एनकाउंटर्स हैं उसको आप मुठभेड़ कह लीजिए। एनकाउंटर्स तो मैं ये नहीं है कि उसकी डेथ हुई हो किसी की, एनकाउंटर सारे उत्तर प्रदेश में पैर में गोली मारना, ऐसे बहुत सारे एनकाउंटर्स हैं। दूसरी बात, कई इससे जुड़े हुए मुद्दे वो भी है जिसमें कुछ सुपरिटेंडेंट चीफ ने ये कहा कि हम तो ये रेडी थे कि जेल में जाके उसका मेडिकल चेकअप किया जाए, तो फिर क्यों उस मेडिकल चेकअप उन्होंने बताया कि 10 मिनट पहले हमें इन्फॉर्म किया गया। ये ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है सुपरिटेंडेंट चीफ का उस हॉस्पिटल के। तो ये बातें ऐसी चीजें करना। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो खुद जिस के आधे मंत्री दागी हो जिस सरकार में और 1/3 मंत्रियों पे ज्यादातर पे अपराध गंभीर मुकदमे दर्ज हो, वो ऐसी बातें करते हुए शोभा नहीं देता। ठीक है विक्रम सिंह जी, जाते जाते आपसे प्रश्न, आपने कहा कि 13 पुलिस वाले वो शहीद हुए हैं, लेकिन जब इस तरह के सवाल उठते हैं या उठाए जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि पुलिस बल का जो मनोबल है वो गिरता है? निसंदेह गिरता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर अतीक अशरफ की हत्या हुई है, माना कि वो दुर्दांत अपराधी थे, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारी वर्दी पे और ये नहीं होना चाहिए था। इसमें जो पुलिसकर्मी दोषी हैं कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर बिल्कुल निर्भीक तरीके से कानून की परिधि में फर्जी मुठभेड़ के लिए 0 टॉलरेंस होनी ही चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह जी, प्रदीप जी और कौशल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का।
भड़काऊ भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सभी राज्यों को खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि धर्म की परवाह किए बिना गलती करने वालों पर कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि नफरती भाषण गंभीर अपराध हैं जो देश के ताने बाने को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में यह आदेश केवल यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के लिए दिया था, लेकिन आज इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी राज्यों को इसमें शामिल कर दिया। इस फैसले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है और एक बड़ा आदेश जारी किया है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वो हेट स्पीच की शिकायत ना भी हो तो सुओ मोटो लेकर यानी स्वतः संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करें। उन्होंने ये भी कहा कि देश के सामाजिक ताने बाने को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है, ये भी कहा है कि हेट स्पीच जो है वो जो गणतंत्र है उसके सीधे दिल पर वार करता है और जो लोगों की गरिमा है उसको ठेस पहुंचाता है। यहाँ पर जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की ये बेंच है जिसने 2022 में भी ये आदेश दिया था, लेकिन वो आदेश जो है वो सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित था, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड। अब सुनवाई में जो अपना आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने उसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है और साथ ही कहा है कि सभी राज्य इसमें पक्षकार बने और अपनी अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले में सख्ती दिखाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि धर्म के परवाह किए बिना पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, हेट स्पीच को लेकर शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राजनीति को धर्म से अलग करना होगा, उसके बाद ही ऐसे मामले रुक सकते हैं। उन्होंने बड़ी टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा था कि राज्यों को आगे बढ़कर ऐसी हेट स्पीच पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं हैं जिसमें कई धर्म संसद जो हुई जिसमें मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई, उनके मामले थे जिसमें कार्रवाई की मांग थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि हेट स्पीच को रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुलिस अफसरों की जिम्मेदारी है कि वो हेट स्पीच को रोकें और अगर इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई नाकामयाब होता है तो वो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के समान माना जाएगा, ये अदालत ने कहा था। सख्त आदेश जारी किए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई और कहा है कि जरूरी है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, तभी देश का सामाजिक ताना बाना बना रह सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और अब सुप्रीम कोर्ट आगे भी इस मामले की सुनवाई करता रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। कर्नाटक के धारवाड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की गाली से बीजेपी का समर्थन और बढ़ेगा। मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विशेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकते। मोदी जी को गाली दोगे इतना मोदी जी का समर्थन बढ़ने वाला है, ये आप नहीं समझ। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी देव संग्राम से कम नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन से दानव रूपी भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को दरकिनार करने में मदद मिलेगी। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। जनता दल यू के पूर्व नेता और प्रवक्ता अजय आलोक आज बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में आज बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली।
बीजेपी में शामिल होने के बाद आलोक ने कहा कि बीजेपी में आकर ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार में ही आया हूं, जिसके मुखिया पीएम मोदी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरा 1% योगदान भी मोदी जी के लिए हो सके तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूं। एक ऐसा परिवार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी नीतियों से मैं तो क्या पूरा देश प्रभावित है, और आज देश उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसमें मोदी जी बढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री, उन सब की प्रेरणा से ये पार्टी आगे बढ़ रही है और सबका मार्गदर्शन और नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर 1% भी मेरा योगदान इस मोदी मिशन में हो सका तो यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। नीतीश कुमार, बहुत लोग पलटी मार कहते हैं, तो सच्चाई है, वो उन्होंने स्वभाव के हिसाब से किया है। 2012 में इसी जेन मैनुअल को 87 ईयर्स के बाद नीतीश कुमार ने ही बदला था। उन्होंने ये क्लॉज डाला था कि अगर सरकारी सेवक की हत्या होगी तो उसको कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। 2012 में ये काम क्यों किया था आपको पता है? क्योंकि बहुत सारे कैदी छूटने वाले थे 14-15 में, जिनको नहीं छोड़ना था। आज ये काम इसलिए किया है क्योंकि आनंद मोहन और बाकी कैदियों को छोड़ना था। बीजेपी ने पीडब्ल्यूडी के कुछ दस्तावेज जारी कर आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के आसपास 2 बंगले खाली कराए गए ताकि अरविंद केजरीवाल के घर का विस्तार किया जा सके। इस आरोप पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं और केजरीवाल के घर के विस्तारीकरण का कोई प्लान नहीं है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हम इस वक्त आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े हुए हैं। ये घर लगातार कई दिनों से सुर्खियों में है। आरोप है कि इस घर के अंदर जो रेनोवेशन हुआ उसमें 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब एक और ताज़ा आरोप सामने आया है, जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अपने घर का ज़बरदस्त विस्तार कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर के बगल में जो 8A और 8B फ्लैगस्टाफ रोड नंबर का ये बंगले हैं, इनको खाली कराया है। ये आदेश 2021 का है, जिसमें इन बंगलों को जब खाली कराया गया, इसमें 2 अधिकारी रह रहे थे, IAS अधिकारी रह रहे थे। उनको इन बंगलों को खाली करने की जगह इनको चाणक्यपुरी में घर दिया गया। आदेश 2021 का है और तब से ये घर खाली पड़े हुए हैं। लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो घर खाली करवाए गए हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जो घर है उसका विस्तारीकरण कर दिया जाएगा और ये सब अरविंद केजरीवाल के घर के कंपाउंड में आ जाएगा और अंदर लगातार जो उनको कंस्ट्रक्शन कराना है, गार्डन बनवाना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। इस पर अभी तक आम आदमी पार्टी ने औपचारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सफाई सूत्रों के मुताबिक ज़रूर आई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के घर का विस्तारीकरण करने का कोई भी प्लान नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का घर विस्तारीकरण किया जाएगा, ये घर भी अरविंद केजरीवाल के घर के कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये जो घर खाली कराए गए हैं, बिल्कुल खाली कराए गए हैं, सरकारी आदेश के साथ खाली कराए गए हैं, लेकिन इनको खाली कराने का मकसद है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार अपने अधिकारियों के लिए टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 फ्लैट बनाएगी, जैसे कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए दिल्ली के ही किदवई नगर में ये फ्लैट्स बनवाए हैं। जो घर हैं वो 8AB फ्लैगस्टाफ रोड नंबर है, वो खाली कराए गए हैं और 45 नंबर फ्लैगस्टाफ रोड वो खाली कराया गया है। तो ये 2 एड्रेसेस हैं जिनको खाली कराया गया और बीजेपी का आरोप है कि एक पूरी जो आप ये फ्लैगस्टाफ रोड देख रहे हैं, लगभग जो प्लान है अरविंद केजरीवाल का, पूरा जो रोड है वो अपने घर के कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने का, ये बीजेपी का आरोप है। और आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि इसमें ज़रा सी भी कोई सच्चाई नहीं है। ये विस्तारीकरण नहीं किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के घर का, ये घर खाली कराए गए हैं ताकि यहाँ पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए फ्लैट्स बनाए जा सकें। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आप देखेंगे ये जो बाउंड्री है, ये जो ये घर है जो खाली कराया गया, 2021 से खाली पड़ा हुआ है, लगभग 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। इसकी दीवार अरविंद केजरीवाल के घर की दीवार से बिल्कुल मिलती जुलती है। आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का घर जो दीवार नज़र आ रही होगी और ये फ्लैट खाली कराया गया है। और यहाँ पर IAS अधिकारी रहते थे, उनको इसकी बजाय
घर दिया गया है चाणक्यपुरी में। जो दस्तावेज भी पीडब्ल्यूडी का है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है उस दस्तावेज में कि ये जो खाली कराए गए हैं घर वो अरविंद केजरीवाल के विस्तारीकरण के लिए, घर के विस्तारीकरण के लिए खाली कराए गए हैं। तो फिलहाल अब दोनों तरफ के आरोप और प्रत्यारोप हैं। जनता को तय करना है कौन ठीक है कौन गलत है। फिलहाल बैकफुट पर भले ही आम आदमी पार्टी सरकार हो, लेकिन आज जो ये विस्तारीकरण का नया मामला सामने आया है उस पर जरूर सूत्र कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में अभिनेता सूरज पंचोली बरी हो गए हैं। खुदकुशी के 10 साल बाद आज सीबीआई कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को बरी कर दिया। 3 जून 2013 को जिया खान जुहू स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिली थी। उस वक्त वो केवल 25 साल की थी। इस खबर ने उनके परिवार और चाहने वालों को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में एक्टर सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। सूरज पंचोली अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे हैं। और जिया खान की मां राबिया खान का कहना है कि कोर्ट का फैसला खुदकुशी के लिए उकसाने पर आया है, लेकिन वो तो शुरू से कह रही हैं कि यह हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनके आरोपों को बल मिला है। सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जिया खान सुसाइड केस में उन्होंने जो आरोपी थे जिनके ऊपर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था, वैसे सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। लेकिन साथ में ये कहा है कि सबूतों के अभाव में बरी किया गया। हमारे साथ हैं जिया खान की मां राबिया खान। मैम, एक फैसला आया है जो कि आपकी इच्छा के विपरीत गया है, क्या कहेंगे? मेरी इच्छा के विपरीत? वो कैसे? मैंने तो कभी नहीं कहा कि दिस इज अ केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड। दिस वाज इनएविटेबल बिकॉज prosecution has not presented any evidence against that, so he got acquittal. इसमें कौन सी बड़ी बात है? यानी आप अभी भी नहीं मानती थी कि ये खुदकुशी के लिए खुदकुशी का मामला? Suicide, it was never an abetment to suicide. They dragged it for 10 years, and you saw the result now. यानी आप अभी मानती हैं? Because this case of suicide should have been out from very beginning if CBI had looked into the evidences I presented. तो अब आपका कदम क्या होगा? अगला कदम क्या करेंगे आप? Well, my legal team is there. We'll prepare and we'll go to the court. यानी आप मानती हैं अभी कि हत्या हुई थी जिया की, खुदकुशी का मामला नहीं? आप मानती हूँ अभी का क्या मतलब है? मैं तो शुरू से कह रही हूँ। लेकिन अदालत ने फैसला कुछ अलग सुनाया है। प्रोसिक्यूशन जो जांच एजेंसी भी मानती नहीं है उस चीज को। सुसाइड पर सुनाया है, मर्डर पे नहीं सुनाया। चार्जेस उसी के लगे थे। सो नाउ लेट्स सी। हमारे साथ इनके वकील भी हैं सर शेखर जी। ये बताइए कि फैसला जो आया है खुदकुशी के लिए उकसाने का जो मामला था वो तो अदालत ने माना नहीं, उससे बरी कर दिया है। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? और ये जो है जो बात उनकी मां कह रही हैं जिया की कि ये हत्या है, ये बात हाईकोर्ट तक जाके भी उससे वहाँ हाईकोर्ट ने भी निरस्त कर दिया था। तो कैसे अब अगला कदम क्या होगा? जी, इसमें आज जो केस डिसाइड हुई है उसमें चार्ज था सेक्शन 306 का, और सीबीआई ने सिर्फ सेक्शन 306 के ही एंगल से इन्वेस्टिगेशन की थी। हमारे क्लाइंट का बार बार यही कहना था कि ये कॉज ऑफ डेथ जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का हो सकता है, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए जो जुहू पुलिस स्टेशन और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं, सेक्शन 173 के अंडर फाइल होते हैं, उन दोनों चार्जशीट्स के जो फ्लॉज थे, जो खामियां थी, वो हमारे क्लाइंट ने बार बार सीबीआई को रिप्रेजेंट देकर दिखाने की कोशिश की थी। 2013 से 2019 तक ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसमें सिर्फ अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड से हुई है। 2019 को जो इन्वेस्टिगेशन में पहली बार सीबीआई ने बोला कि हमने जो दुपट्टा भेजा ही नहीं जो CFL को था केमिकल एनालिसिस के लिए, और जो ब्लैकबेरी से उनको जो रिकॉर्डिंग अपना फ़ोन ओपन करना था वो अभी हम भेजना चाहते हैं, उसके लिए हाथ में हमें दीजिए। इसका मतलब है कि जो इंटायर चार्जशीट सीबीआई ने फाइल किया, उसके पहले जो जुहू पुलिस का चार्जशीट फाइल हुआ था वो सब कोर्ट में जमा था, उसके आर्टिकल भी इन्होंने देखे नहीं है। ये सीबीआई का सिचुएशन है और इन्वेस्टिगेशन है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दिल्ली पुलिस आज उनके खिलाफ FIR दर्ज करने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहलवानों की शिकायत पर आज ही FIR दर्ज होगी। मुख्य न्यायाधीश ने महिला पहलवानों को सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर
यौन शोषण का आरोप है। देश के नामी गिरामी पहलवान कई दिनों से उनकी गिरफ्तारी की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई, जिसके बाद पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी से करवाई जानी चाहिए, जिसकी निगरानी पूर्व जज करें। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले के पीछे कुछ और भी है। हालांकि ये गंभीर मामला है, इसलिए अभी वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है, और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे, और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। आपके साथ में एफआईआर के जो क्रिमिनल रिकॉर्डों की लिस्ट है, उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर के ऊपर बहुत है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं? उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, उन्होंने बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे? अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। और रही कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, तो आपसी जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे सबको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर की जानी चाहिए। रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। बुजुर्गों की रियायत बहाल करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये सब सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं, इसलिए इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। आज की बात में इतना ही। नमस्कार।